नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुए लगातार 3 आतंकी हमलों को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार 16 जून को नॉर्थ ब्लॉक में केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए बैठक कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह आतंक निरोधी अभियानों को तेज करने के लिए गाइडलाइंस भी देने वाले हैं और साथ ही 29 जून से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। बता दें कि इस हाई लेवल मीटिंग में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, अगले सेना प्रमुख के तौर पर नामित लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक RR स्वैन और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में गहराते जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे और कार्यकर्ता आज रविवार सुबह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए दिलीप पांडे ने कहा कि दिल्ली जल संकट को देखते हुए हमने कल शनिवार को जल शक्ति मंत्री को चिट्ठी लिखी, ईमेल किया और मिलने का समय मांगा, लेकिन हमारा लेटर रिसीव नहीं किया गया और ना ही कोई रिप्लाई आया और आज हम उनसे मिलने पहुंचे तो बताया गया कि वो यहाँ नहीं है। आप विधायक ने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग दिल्ली की जनता की पीड़ा बयां करने आए थे। हिमाचल प्रदेश दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा में कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कुछ घटनाएं यूपी में हो रही हैं और ये घटनाएं दिल्ली को समाधान मिलने से रोक रही हैं। इसलिए इसमें ज़रूरत है कि केंद्र की सरकार अभिभावक की भूमिका निभाते हुए CR पाटिल साहब को अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दें। वही इस काम को कर सकते हैं और उनके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। दिलीप पांडे ने कहा कि हमारे पास विजुअल्स हैं। हरियाणा के अंदर मुनक कनाल से जल माफिया पानी की चोरी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन वाली भूमिका अगर CR पाटिल निभाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों को जल संकट से राहत मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में जल संकट के बीच कुछ लोग पानी आपूर्ति को बाधित करने की साजिश रच रहे हैं। इस षड्यंत्र में शामिल लोगों का मकसद पानी की पाइपलाइन को काट जल संकट को और गंभीर बनाना हो सकता है। यह मामला प्रकाश में आने के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि वो दिल्ली जल बोर्ड की पानी की पाइपलाइन को सुरक्षा प्रदान करें ताकि दिल्ली में पेयजल संकट और ना बढ़े। आतिशी ने चिट्ठी में बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की पेट्रोलिंग टीम को साउथ दिल्ली राइजिंग मेन पाइपलाइन में गड़ी मेंढू ट्रांसफार्मर के पास बड़ी लीकेज मिली। शुरुआती जांच में पता चला कि 375 mm के 5 बोल्ट और 12 इंच का एक बोल्ट किसी के द्वारा काटा गया था। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने चिट्ठी में आगे कहा कि पानी की पाइपलाइन रिपेयर करने में दिल्ली जल बोर्ड को 6 घंटे लगे। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक रिपेयर वर्क चला। इस दौरान साउथ दिल्ली की पानी की सप्लाई को बंद करना पड़ा और इसका नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 25% कम पानी आज साउथ दिल्ली पहुंचा। जल मंत्री ने आगे कहा कि यह कौन लोग हैं जो दिल्ली की पानी की व्यवस्था को बिगाड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। दिल्ली जल संकट को लेकर भाजपा सांसद और कार्यकर्ता आज राजधानी की सड़कों पर उतरे हैं, जहां भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के RK पुरम इलाके में विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं सांसद कमलजीत सहरावत और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नजफगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह प्राकृतिक संकट नहीं है, यह ऐसा बनावटी संकट है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा एग्रीमेंट से ज़्यादा पानी छोड़ रहा है। 1 दशक के शासन में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ के मुनाफे में था, उसको 73,000 करोड़ के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने 1 दशक से दिल्ली जल बोर्ड में कोई मरम्मत का काम नहीं किया। वहीं सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र और हरियाणा सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है, वह पानी की बर्बादी को नहीं रोक पा रही। दिल्ली सरकार अगर झूठे आरोप लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड के प्रबंधन पर ध्यान दे तो दिल्ली के लोगों की दिक्कत खत्म हो जाएगी।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जल संकट प्राकृतिक नहीं है, इनकी लापरवाही, पानी की चोरी, पानी की बर्बादी मूल कारण है जिसकी वजह से दिल्ली में जल संकट है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2024 तक हर घर जल का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, उस वादे का क्या हुआ? केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार का गठन होने के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून को बुलाया गया है, जो कि 8 दिनों तक चलेगा। इस सत्र के तीसरे दिन यानी 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि एनडीए के सहयोगियों के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होना चाहिए। लेकिन जहां इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की जेडीयू ने साफ कर दिया है कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी पार्टी उसका समर्थन करेगी, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने कहा है कि गठबंधन में सभी दलों की सहमति से उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभिराम कोमारेड्डी ने कहा कि सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार को ही स्पीकर का पद मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा और आम सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष पद के मुद्दे को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव की ओर केवल टीडीपी और जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। यदि भाजपा के मन में आगे जाकर कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है तो उन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए। गठबंधन धर्म को निभाते हुए 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी और शिवसेना के स्पीकर, इसके अलावा यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक सीपीआईएम के स्पीकर रहे और अच्छे से लोकसभा का प्रबंधन हुआ। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि टीडीपी और जेडीयू को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में भाजपा द्वारा किए गए सरकार गिराने के षड्यंत्रों को भूलना नहीं चाहिए। इनमें से कई राज्यों में तो स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकार गिरी और पार्टियां टूटीं। 2019 में टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए थे और तब टीडीपी कुछ भी नहीं कर सकी थी। गहलोत ने कहा कि अब अगर भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग होते देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि स्पीकर का पद सदन का सबसे मर्यादित पद होता है। उस पद के लिए पहला हक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन की मांग और उनके बयान आपत्तिजनक हैं। भाजपा या एनडीए गठबंधन का उस पद पर पहला हक है और हमारी पार्टी का मानना है कि भाजपा गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसका अधिकार पहले है। हम 35 साल से एनडीए में हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की हो। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बुकर पुरस्कार जीतने वाली लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने को कल शनिवार को मंजूरी दे दी है। बता दें कि लेखिका अरुंधति रॉय और पूर्व प्रोफेसर पर चलाया जा रहा ये मुकदमा 14 साल पुराना है। वहीं अब इस मामले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यूएपीए कानून आज एक बार फिर चर्चा में है। यह एक इंतहाई बेरहम कानून है जिसकी वजह से न जाने कितने हजार मुसलमान, दलित और आदिवासी नौजवानों को जेल में बंद करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गईं। यह कानून एक 85 वर्षीय स्टैन स्वामी की मौत का कारण बना। ओवैसी ने कहा कि इस कानून को कांग्रेस सरकार ने 2008 और 2012 में और भी सख्त बनाया था। मैंने तब भी उसका विरोध किया था। फिर 2019 में भाजपा सरकार ने फिर से इस पर ज़्यादा सख्त प्रावधान लाए। तब कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया था, लेकिन मैंने तब भी इस कानून का विरोध किया। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर मोदी 3.0 से ये उम्मीद थी कि वो चुनाव के नतीजों से कुछ सीखेंगे तो इन्होंने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। जुल्म और जातियों का ये सिलसिला जारी रहेगा।
देश में लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद अब सभी राजनीतिक दल अपने राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एक ऐसी खबर सामने आई है जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और साथ ही भाजपा की भी टेंशन बढ़ा सकती है। दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लग गई हैं। अब इस बीच आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ा ऐलान किया है जो कि इंडिया गठबंधन की टेंशन को बढ़ा सकता है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अब हमारी पार्टी आगामी प्रदेश भर में खुद अपने दम पर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब चंद्रशेखर आज़ाद के इस ऐलान से ऐसा माना जा रहा है कि उनका सभी पार्टियों पर अपने प्रत्याशी उतारना इंडिया गठबंधन का खेल खराब कर सकता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने पेट्रोल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर तो वहीं डीजल के दाम में 3.20 रुपये का इजाफा किया है। यह बढ़ोतरी कर्नाटक सेल्स टैक्स में बदलाव के बाद हुई। पेट्रोल पर बिक्री कर 25.92% से बढ़ाकर 29.84% और डीजल पर 14.3% से बढ़ाकर 18.4% कर दिया गया है। वहीं अब राज्य सरकार के इस फैसले पर बीजेपी का हमला भी शुरू हो गया। इसी कड़ी में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि खटाखट और टकाटक लूट शुरू हो गई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्टर शेयर किया जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर है और लिखा है कि कर्नाटक में हाथ बदल रहा हालात। खटाखट पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो गया जबकि टकाटक डीजल 3.2 रुपये महंगा हो गया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह आम आदमी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने जैसा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस ने अपनी योजनाओं के कारण कर्नाटक को दिवालिया बना दिया है। कांग्रेस ने अपनी स्कीम के जरिए कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को बैंकरप्ट कर दिया है। जैसे कि पंजाब में फ्री बिजली बांटने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बैंकरप्ट कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि इसके बावजूद भी ये लोग महंगाई की बातें करते हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीते दिनों अपने एक बयान में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि उसने राम की भक्ति तो की लेकिन फिर उसमें अहंकार आ गया और इसी वजह से भगवान राम ने उसे 241 पर ही रोक दिया। अब आरएसएस नेता के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि हमने इंद्रेश कुमार का बयान सुना है, उन्होंने अहंकार के बारे में बात की है। बीजेपी नेता ने कहा कि आरएसएस हमेशा संस्कृति का प्रसार करती है, यह संस्कृति का प्रसार करके देशभक्ति के लिए प्रेरित करती है। हमने आरएसएस से देशभक्ति की प्रेरणा, समाज की सेवा की प्रेरणा को स्वीकार किया है। हम उस मार्गदर्शन के साथ काम करेंगे। इंद्रेश कुमार ने भाजपा से सीधे बात नहीं की, वह सामान्य बात कर रहे थे। हम उनके शब्दों का सम्मान करेंगे, हम उनके शब्दों का पालन करेंगे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि वे चाहे पलट जाएं या यू टर्न लें, लेकिन उनके बयान को करोड़ों लोगों ने सुना है। इंद्रेश कुमार के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन सारे देश ने देखा कि इंद्रेश ने किसे अहंकारी बताया था और आज वे पलट गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये आरएसएस का स्वभाव नहीं है। अगर उन्होंने दृढ़ता के साथ कुछ कहा था तो उन्हें उस पर कायम रहना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है। पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। हम सब लोगों को देश को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत ये है कि जो चीज़ें ठीक से चलती हैं वे उसे चलने नहीं देते। अब कांग्रेस अध्यक्ष के इसी बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि गलत और भ्रामक प्रचार करके इंडी गठबंधन ने यहां की जनता को भ्रम में डाल दिया, इसलिए उन्हें गलती से कुछ बल मिल गया है। वे लोग 100 तो दूर 50 सीटों के नीचे ही रहते। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस पर खुद प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तय कार्यक्रम के तहत दिल्ली गया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं इस महीने की 17 तारीख को सुनवाई के लिए आऊँगा। हाईकोर्ट ने भी निषेधाज्ञा जारी कर दी है। मैं सोमवार को सुनवाई के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने अनावश्यक भ्रम पैदा करने का काम किया है।
येदियुरप्पा ने कहा कि मैं किसी से भी शिकायत नहीं कर रहा, समय सब कुछ तय करेगा। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लोग चाल चलने वालों को सबक सिखाएंगे। सबको पता है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।